ये 45.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का इस वक्त। ट्रम्प साहब को तो असल मसला ये है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और अमेरिका के ऊपर जो इतना कर्जा चढ़ा हुआ है उनकी इकोनॉमी, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग ना। तो उसके उसके अंदर जरा ये देखें तो इसमें तो ये बड़ी अट्रैक्टिव डील है ना अमेरिका के लिए कि ये उठा के लेके जाएं ये F-35 जिसको एलोन मस्क कह रहे थे कि ये तो कबाड़ है, तो उन्होंने कहा बेचो इनको कबाड़ इसको। व्हाट इफ दे डोंट बाय इट, व्हाट विल हैपन, हाउ विल ट्रम्प ट्रीट मोदी देन? उसमें उसका जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि जी थ्रेटन विद टैरिफ्स, थ्रेटन विद इमिग्रेशन बैन्स। सबसे बड़ी चीज तो ये दो हथियार है ना अमेरिका के पास। अब ये जो इमिग्रेशन है टू द यूएसए, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। जो पूरा उनका ये सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में वो आगे बढ़े हैं, वो जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका में उनकी बुनियाद पर ही बढ़े हैं। तो वो रिलेशनशिप इतने अब वो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हजारों लाखों हर साल, उनकी खपत इंडिया में तो नहीं हो सकती ना, तो उन्हें जाना तो है। तो वो बहुत बड़ा हथियार है। फिर दूसरा बड़ा हथियार है टैरिफ्स का। 7 लाख तो इंडियंस को वापस भिजवाया जा रहा है, वो तो इलीगली वहां पे गए हुए हैं। 700,000 मगर लीगल चैनल तो फिर भी मौजूद है ना, उसको और स्क्रू टाइटन किए जा सकते हैं, टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट जो जाता है अमेरिका से इंडिया में, उस पे जो है जरा स्क्रूज टाइट किए जा सकते हैं। अमेरिकन कंपनीज को जरा आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है कि जी आप इंडिया में तो लीवर्स तो बहुत ज्यादा हैं अमेरिका के पास, दुरुस्त इस्तेमाल किया आर्म ट्विस्टिंग का। ये जो पाकिस्तान को 400 मिलियन दिए हैं F-16 की अपग्रेडेशन के लिए, ये इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? यानी इसमें तो खैर दोनों तरफ है, यानी पाकिस्तान की भी आर्म ट्विस्टिंग होगी। अब पाकिस्तान में उनकी जो है मॉनिटरिंग बढ़ेगी। बेसिकली तो ये पैसा जो है ये F-16 की मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए है ना, कि जी जो उनका यूजेज जो है वो अग्रीमेंट के मुताबिक हो। और वो अग्रीमेंट जो है वो प्रो इंडिया है कि जी ये प्रो इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे। अब मगर पाकिस्तान को अगर F-16 इतने महंगे लेने हैं, डॉक्टर साहब ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि it would be incredibly naive for us to believe that we could sell some type of equipment to Pakistan and they would not intend to use in a fight। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी की बात है ये सोचना कि पाकिस्तान को जहाज दिए हुए। इसके अलावा यानी फिर पाकिस्तान कहाँ एयर के लिए करेगा? नहीं, हमने एयर शो में उड़ाने के लिए लिए F-16। यानी अब ये जो टेररिज्म वगैरह है उस पे F-16 तो कोई रोजाना की बुनियाद पे नहीं इस्तेमाल होता ना। ड्रोन अटैक्स होते हैं, ग्राउंड अटैक्स होते हैं। डॉक्टर मुर्तजा आप जानते हैं टेररिज्म के खिलाफ 80 F-16 यूज नहीं होते, वो तो 2 जाके उधेड़ के आ जाते हैं, बाकियों का क्या करना है? बिल्कुल, तो इस्तेमाल तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं F-16 का, सिवाय इसके कि जी वो इंडिया की अगेंस्ट अगर कोई करते हैं कोई खराबी, अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन होता है तो उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, सिंपल एज दैट। डेफिनेटली। और तो पाकिस्तान की कोई सेंस ही नहीं बनती और हमारा तो ये है, ये सिचुएशन है। तो डॉक्टर चौहान ये जो एक आइडिया है, ये जो हमारा एंड यूजर एग्रीमेंट है कि जी ये इस्तेमाल नहीं होते इंडिया के, तो हमने क्या एयर शो के लिए ले लिए ये सारे जहाज? क्या करना है हमने इनका पे? इफ वी डोंट वांट टू, इफ वी कांट यूज इट इन अ कॉम्बैट। I understand your point, Dr. Sab. It's a very important point that we have to understand how air power is deployed. जो आपकी air power deployment होती है, it has multiple roles. और जो आपकी air force करती है, it coordinates across different types of aircraft to achieve specific ends. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. And we have diversified. Dr. Munawar ने बहुत ज़बरदस्त ये पस मंज़र पेश किया कि diversification भी हुई है हमारी air force में. And indigenization भी बहुत हुई है. This shows a lot of willpower to have a vision कि अगर अमेरिका आपका साथ ना दे तो कोई बात नहीं, आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद तो करना है. And so you have multiple roles, and achieving success in the protecting your airspace, protecting your air domain requires the
proper use of all this. So it requires as much thinking as action. अब आप F-35 को अगर लें तो उसका सबसे बड़ा मसला, उसकी बुनियादी जो वजह थी उसकी कॉस्ट बढ़ने की, कीमत लागत बढ़ने की, वो ये थी कि एयरफोर्स को एक चाहिए था, यूसैफ को, नेवी को एक अलग चाहिए था, मरीन्स को एक अलग चाहिए था, और इनके रोल्स, इनके मकासद मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने सारी चीज़ें एक साथ एक हरफन मौला एयरक्राफ्ट बनाने की जब कोशिश की तो फिर आपकी मुसीबतें शुरू हो गई। और इसलिए जो इलॉन मस्क है उसने कहा कि इसको तो मैं फारिग कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो कट्स चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से उसमें ये सबसे फजूल चीज है कि ये इन्हें भिजवा दो इंडिया को। वैसे मैं भी सोच रहा था आप मुझे डॉक्टर मुनव्वर जब अपना तबसरा दे रहे थे तो उस वक्त मुझे मुस्कुराहट मेरी जो थी ना वो ये सोच के आ रही थी डॉक्टर साहब कि जिस दिन ये इंडिया ने डील फाइनलाइज की ना F-35 की, मैं आप सब लोगों को चॉकलेट्स भिजवाऊंगा उस दिन एज अ सेलिब्रेशन। ठीक है, so it will be my gesture of goodwill for our friends के enjoy yourself. It's going to be such a good deal indeed. लेकिन इंडिया के अंदर जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो इस डील को चाह रहे हैं, अपोजिशन नहीं चाह रही, लेकिन वो इस डील को चाह रहे हैं और उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि वो J-35 का मुकाबला कैसे करेंगे। असल प्रॉब्लम ये है। तो सॉरी कह दें, इसका एक तरीका ये भी है। वो उसका तरीका ये है सर, हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट पैदा करें ना। देखें यही तो हम यू विल बिहेव योरसेल्फ, इसका एक तरीका ये भी है। ये तरीका है। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमसे बड़ा मुल्क हैं, आप बड़े भाई का किरदार अदा करें खित्ते में, ये ना कि आप बदमाश बनने की कोशिश करें और हर किसी को धौंस और धमकियों से अपने उस पर चलाने की कोशिश करें। पाकिस्तान साउथ एशिया में भारत का तसल्लुत कब का कायम हो जाता अगर पाकिस्तान न होता। ये पाकिस्तान ही है जिसने भारत के तसल्लुत को कायम नहीं करने दिया। आपको याद होगा तामील का इशू श्रीलंका में, कौन हेल्प करता रहा श्रीलंका की, उनके फोर्सेस को ट्रेंड करता रहा पाकिस्तान। नेपाल के अंदर भी पाकिस्तान उनको हेल्प करता रहा। यासीना वाजिद के पीरियड को अगर आप छोड़ दें तो बाकी तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अभी इस वक्त की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, तो पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता रहा है कि खित्ते के अंदर बराबरी की बुनियाद पर तरक्की हासिल हो और दोस्त और धमकी और उस पर न करे। देखे ना, बात असल में ये कि खुद अफगानिस्तान के अंदर भी ये मसला है। बाज केसेस में तो शायद हम पे कोई बात आए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने अफगानिस्तान की भी हेल्प की है। और अगर हम दोस्त चला रहे होते अफगानिस्तान के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान का वो तो चल ही नहीं सकता था। यानी अफगानिस्तान की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह हम बातें करते हैं, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि भारत को रैशनैलिटी दिखानी होगी, बिकॉज जो बड़ा मुल्क होता है उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उसका बिहेवियर होता है। रही बात पाकिस्तान के F-16 की, तो देखें जब से पाकिस्तान को F-16 मिले हैं तब से ये पाबंदी पाकिस्तान पर है कि आप भारत के खिलाफ इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब जी यही वजह है। जानते हैं, लेकिन जब ये भारत नहीं, एक पॉइंट समझने की जरूरत है ना, यानी भारत के अंदर जाके हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अपने हुदूद के अंदर तो डिफेंस करते हैं ना। अभी ये जो 2019 में डॉग फाइट हुई जिसमें हमने उनके 2 तैयारे गिराए, उसमें जहां पे JF थंडर भी था तो वहां F-16 भी थे। यानी हम अपने मुल्क के हुदूद के अंदर रहकर तो हमने एक जाल बिछाया, उस जाल में तो फंसाया हमने। उनके मुल्क के अंदर हिट करने के लिए हमारे पास बाकी सामान भी है। अगर बाकी सामान हमारे पास है, JF थंडर है, J-10C है जी, JF थंडर है, मिसाइल्स है। सो वो कैपेबिलिटी तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। और वहां पे वो आपको याद होगी सारी बात, उनका जहां पे आर्मी चीफ मौजूद थे वो जगह लॉक थी और वार्निंग दी गई थी कि यू लीव दिस प्लेस, और दैट्स हाउ दे बैक्ड ऑफ। ये सारी बात डॉक्टर साहब वो इतने कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह पाकिस्तानी अंदर आकर और इस तरह टारगेट कर और फिर बताकर फिर उसे तकरीबन चंद गज के फासले पर राइट या लेफ्ट पे उन्होंने टारगेट किया, और उन्हें पता था पाकिस्तानियों को कि ये वापस हमला करेंगे। लेकिन अभी किया ना जी, ये कैसीनो इकोनॉमी जो डॉक्टर हसनैन जावेद साहब फरमाते हैं कि ये जो कैसीनो इकोनॉमी चला रहे हैं, अब वो दूसरा लफ्ज वो एक और इस्तेमाल करते हैं, वो उनका ही प्रेरोगेटिव है, वो उन्हीं को करने दूंगा। ये कैसीनो इकोनॉमी डॉक्टर नियाज, ये जो है देखिए
अगर ये अमेरिका उनके साथ ये $45.7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट सीधा करता है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? दूसरी चीज ये है कि पैसा तो अमेरिका के पास नहीं है, हार्ड कैश। वो तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इधर उधर से। पैसा जो इन्वेस्टमेंट का है वो है चाइना के पास। आई हैव टॉक्ड टू मेनी चाइनीज फ्रेंड्स, those who are directly involved in investment, foreign investment, जो हमारे यहाँ सिचुएशन है, let's leave it aside for a while, वो हमारे अपने मसाइल हैं, we'll deal with it separately, but वो कहते हैं कि हम इंडिया में पैसा नहीं लगाना चाहते। जो इंडिया का और चाइना का ट्रेड है वो तो that is hugely in favor of China, वो तो $100 बिलियन से ऊपर चाइना कमा रहा है। तो एक्चुअली for China, India is a market, वो तो अपनी चीजें बेच रहे हैं। और फॉर यूएसए इंडिया का डायनामिक ये है कि यूएसए इंडियाज मार्केट, तो जो पैसा इधर से आ रहा है वो उधर जा रहा है, ऐसे हो रहा है। यानी अमेरिका से कमा के वो चीन से चीजें खरीद रहे हैं, इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट। इसे ट्रम्प साहब कैसे सीधा करेंगे? ये चक्कर है ना कि ये पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये कसिनो इकोनॉमी बन गई है। मसला ये है कि जो भी ग्लोबल हेजेमोनिक पावर होती है उसको बड़े बड़े फिस्कल डेफिसिट्स और ट्रेड डेफिसिट जो हैं वो चलाने पड़ते हैं, वरना जो दुनिया की इकोनॉमी का पहिया है वो नहीं चलता। अगर पूरी दुनिया को आप डॉलर चाहिए, आपकी करेंसी अगर ग्लोबल करेंसी है तो पूरी दुनिया को डॉलर्स चाहिए। पूरी दुनिया के पास डॉलर्स कैसे आएंगे? अगर अमेरिका जो है ट्रेड डेफिसिट इनकर करे पूरी दुनिया से, तभी बाकी दुनिया जो है वो डॉलर्स है कमा सकती है। अब फिर उन डॉलर्स का वो करेगी क्या? उनको फिर वापस जाके उसने जो है अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा सेफ कोई जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अमेरिका में वो उसी वक्त इन्वेस्ट हो सकते हैं जब अमेरिकन गवर्नमेंट के जो है फिस्कल डेफिसिट्स हो। तो ये एक जो है ना कसिनो साइकिल चल रही है, सर्कस, कि जी अमेरिका फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट्स इनकर करे, वो पैसा जाए बाहर और फिर एक शटअप कॉल और मिली है इन्हें, वो ब्रिक्स वाली डी डॉलराइजेशन की, वो भी तो एक किस्सा चल रहा था ना, तो वो भी हुआ है। डॉक्टर उस्मान ये बताइए कि ये डी डॉलराइजेशन, ये शटअप कॉल, दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये लेने गए थे मोदी साहब वहां पे, ये फिर डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर न्याज की बात से कि ये जो खसारा है ये आपके तसल्लुत की बुनियाद है। आपको ये खसारा चलाना पड़ेगा ताकि बाकी दुनिया जो है आपकी रकम इस्तेमाल करे। अगर वो रकम आप ज़्यादा खुद इस्तेमाल करें तो फिर आपका राज कैसे होगा? ये बुनियाद है ऑफ हेजेमनी, इकोनॉमिक हेजेमनी। लेकिन ट्रम्प चाहता है कि वो खसारा ख़त्म हो जाए जैसे कि ये बुरी चीज़ है, क्योंकि वो बिजनेसमैन टाइप सोच है। तो ही थिंक्स ऑफ इट एज अ लॉस एंड समबडी एल्सेस gain, but in fact it is a gain for America to run a deficit on money that it creates from thin air and has the world work under it. Instead, now he wants to curb this deficit, which means that naturally the equation will no longer balance. उसने धमकियां दी हैं कि अभी भी डॉलर इस्तेमाल करोगे वरना मैं फैंटी लगा दूंगा। Like the equation doesn't add up. So you have to use something else. या बार्टर कर लें, अगर आप डी डॉलराइज नहीं कर रहे, कोई अपनी करेंसी नहीं कर रहे तो आपको बार्टर, लेकिन आप इन्हिसार डॉलर पे नहीं कर सकते अगर अमेरिका खसारा ना चलाए। और बहुत बेशुमार ममालिक, और आप ब्रिक्स की बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, क्योंकि ब्रिक्स अब बड़ा हो चुका है, तो उसमें सऊदी अरब मिसाल के तौर पे अब युआन में ट्रेड करने के लिए तैयार है तेल के ऊपर। और इस तरह की बुनियादी जो है पेट्रो डॉलर टाइप ट्रेड्स ये अब खत्म होती जा रही हैं, और ज्यादा ट्रेड चूंकि थर्ड वर्ल्ड की और ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा वो इन्हिसार जो डॉलर पे हुआ करता था वो अब नहीं रहेगा। In fact, institutions like the IMF are having trouble selling their business to the world. उनके पास कोई हॉस्टेज कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, यूक्रेन, पाकिस्तान, उसके अलावा कोई उनको सुनने को तैयार ही नहीं है। And we also have to get rid of this hostage crisis by fixing the backbone and the structure. हड्डियां ठीक करनी है अपनी इकोनॉमी की, तो फिर हमें भी इनकी जरूरत नहीं होगी।